कभी कभी हिस्ट्री में एक ऐसा पल आता है जहां दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी जीत जाता है और फिर भी हार उसी की होती है। 12 मई 1666 आगरा। मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। उत्तर से दक्षिण तक लाखों सिपाही, हजारों हाथी, बेशुमार खजाना, और उस तख्त पर बैठा था औरंगजेब। उस दिन उसके दरबार में एक और राजा मौजूद था। न उसके पास मुगलों जैसी फौज थी, न उतना खजाना, न इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है, आजाद सोच। उस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। हिस्ट्री के सबसे अजीब मोमेंट्स में से एक यहीं से शुरू होता है। औरंगजेब को लगा आज शिवाजी उसके कब्जे में आ गया, अब कहानी खत्म, अब स्वराज्य का सपना खत्म, अब डेक्कन की आग बुझ जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पूरे हिंदुस्तान में एक खबर बिजली की तरह फैली। शिवाजी आगरा से निकल गए। कैसे? हजारों मुगल सिपाहियों के बीच से, सबसे सुरक्षित नजरबंदी से, बिना किसी बड़ी फौज के एक राजा हवा की तरह गायब कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, एक छोटे से पहाड़ी इलाके का ये राजा आखिर मुगल साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा बना ही कैसे? आज की कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है, सिर्फ जंग की नहीं है। ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसे सपने की जिसने पहली बार हजारों लोगों को ये यकीन दिलाया कि अपनी मिट्टी पर अपना राज भी हो सकता है। और उस सपने का नाम था स्वराज्य। लेकिन हर सपने की तरह इस सपने की भी शुरुआत किसी महल से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक मां की गोद से। 1 फरवरी 1630, शिवनेरी का किला, सह्याद्री की पहाड़ियां, सुबह की ठंडी हवा, दूर तक बस पहाड़, जंगल और खामोशी। इसी खामोशी के बीच एक बच्चे की पहली चीख गूंजी। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोंसले एक बहादुर सेनापति थे, लेकिन उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगों और सियासी बदलावों में गुजरता था। इसी वजह से शिवाजी का बचपन ज्यादातर अपनी मां जीजाबाई के साथ गुजरा। और अगर आप शिवाजी महाराज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जीजाबाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसने उसकी सोच की नींव रखी होती है। शिवाजी के लिए वो नींव उनकी मां थी। जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक टीचर थी, एक गाइड थी, एक विजन थी। रात को जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनकर सो जाते थे, शिवाजी कहानियां सुनकर जागते थे। राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, महाभारत, वीरता, न्याय, धर्म। लेकिन इन कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था। हर कहानी एक बीज थी जो धीरे धीरे शिवाजी के मन में उग रहा था। एक दिन वही बीज एक ऐसे वृक्ष में बदलने वाला था जिसके नीचे पूरा मराठा स्वराज्य खड़ा होगा। यही एक बात है जो हम सब की जिंदगी में भी उतनी ही सच है। हर बच्चा दुनिया को वैसे ही देखना शुरू करता है जैसे उसे दिखाया जाता है। अगर उसे सिर्फ डर दिखाया जाए तो वो डरना सीखेगा। अगर उसे सिर्फ नफरत दिखाई जाए तो वो नफरत सीखेगा। लेकिन अगर उसे जिम्मेदारी दिखाई जाए तो एक दिन वो जिम्मेदारी उठाना भी सीख जाता है। शिवाजी के बचपन में खिलौने कम थे, लेकिन सवाल बहुत थे। ये पहाड़ किसके हैं? ये गांव किसके हैं? ये लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अपनी ही मिट्टी पर अपना फैसला करने का हक किसी और के पास क्यों है? शायद उस वक्त किसी के पास इन सवालों का सीधा जवाब नहीं था, लेकिन इन्हीं सवालों ने एक दिन भारत का इतिहास बदल दिया। बचपन से ही शिवाजी को सह्याद्री की घाटियों से गहरा लगाव था। जब दूसरे लोग उन पहाड़ों को मुश्किल समझते थे, शिवाजी उन्हें अपना दोस्त समझते थे। हर पहाड़ी रास्ता, हर जंगल, हर छोटी सी पगडंडी धीरे धीरे उनकी याद में बसने लगी। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही पहाड़ दुनिया की सबसे बड़ी फौजों को रोक देंगे। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होता, जमीन की समझ होती है, नेचर को समझने की क्षमता होती है, और सबसे बढ़कर होता है धैर्य। ये तीनों चीजें शिवाजी बचपन से सीख रहे थे, बिना किसी मिलिट्री एकेडमी के, बिना किसी किताब के, सिर्फ जिंदगी से। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और व्यक्ति आए, दादोजी कोंडदेव। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ तलवार चलाना या घोड़े पर सवारी करना नहीं सिखाया, उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, लीडरशिप सिखाई, और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा जीतना सिखाया। क्योंकि फौज तलवार से नहीं चलती, भरोसे से चलती है, और जिस लीडर पर लोग अपनी जान रखते हैं, उसे हराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। शिवाजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक और चीज भी बढ़ रही थी, बेचैनी। उन्हें लगता था कि ये दुनिया जैसी है वैसे रहनी नहीं चाहिए। हर तरफ अलग अलग ताकतें थीं, कहीं मुगल, कहीं आदिल शाही, कहीं दूसरी सल्तनतें, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा पिस रहा था आम इंसान, किसान, गांव और परिवार। और फिर एक दिन, सिर्फ 15 या 16 साल की उम्र में, शिवाजी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक राज्य जीतने का सपना नहीं देखा, उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा। एक ऐसा सपना जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था। लोग हंसे,
कुछ ने कहा एक लड़का और स्वराज्य, कुछ ने कहा यह सपना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन हिस्ट्री बार बार एक ही बात सिखाती है, दुनिया हमेशा बड़े सपनों पर पहले हंसती है, फिर उनसे डरती है और आखिर में उन्हें याद रखती है। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना बहुत कम लोग कर पाते हैं। शिवाजी के लिए स्वराज्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उन लोगों की आंखों का सपना था जो सालों से दूसरों के फैसलों पर जी रहे थे। वो उन किसानों की उम्मीद थी जिनकी फसल पर किसी और का हक था। वो उन माँओं की दुआ थी जो चाहती थीं कि उनके बच्चे डर के साए में नहीं, अपनी मिट्टी की आज़ादी में बड़े हों। कहते हैं कि लगभग 1645 के आसपास रायरेश्वर के प्राचीन मंदिर में शिवाजी और उनके कुछ विश्वसनीय साथी इकट्ठा हुए। मंदिर की दीवारें शांत थीं, लेकिन उन जवान दिलों के अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने एक संकल्प लिया, स्वराज्य का संकल्प। इतिहास के कुछ विवरण इस घटना को अलग अलग तरह से बयान करते हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, शिवाजी की सोच अब सिर्फ सपना नहीं रही थी, वो एक मिशन बन चुकी थी। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ गिनते के नौजवानों का यह संकल्प एक दिन भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। शिवाजी जानते थे कि सिर्फ हिम्मत से राज्य नहीं बनते, भरोसा बनाना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लोगों के दिल जीतने शुरू किए। सह्याद्री के गांव में जाकर वो लोगों की बात सुनते, उनकी परेशानी समझते और उन्हें एहसास दिलाते कि वो सिर्फ किसी सेना के सिपाही नहीं, बल्कि एक बड़े सपने का हिस्सा है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तलवार बाद में आई, भरोसा पहले बना। उनके आसपास धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ने लगे जो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, एक विचार के लिए जीना चाहते थे। तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बाजी पासलकर और अनेक अन्य साथी। हर किसी का अपना स्वभाव था, अपनी ताकत थी, लेकिन सबको बांधने वाली एक ही डोर थी, शिवाजी पर विश्वास। एक लीडर वही होता है जो लोगों को सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि उन्हें एक ऐसा मकसद देता है जिसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएं। अब सवाल था, पहला कदम क्या हो? बिना किसी मजबूत आधार के स्वराज्य का सपना अधूरा था, और उस आधार का नाम था किले। सह्याद्री के किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, वो पहाड़ों पर बैठे ऐसे सैनिक थे जो पूरे इलाके को देख सकते थे। जो किला संभालता था, वही आसपास के इलाके की धड़कन पर कब्जा रखता था। शिवाजी की नजर पड़ी तोरणा किले पर। उस वक्त वो आदिल शाही के अधिकार में था। सीधा हमला करना आसान नहीं था, सेना छोटी थी, साधन सीमित थे, लेकिन शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो हर मुश्किल को सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से देखते थे। योजना बनाई गई, सही लोग चुने गए, मौके का इंतजार किया गया, और फिर वो हुआ जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए। लगभग 14 साल की उम्र में शिवाजी ने तोरणा पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक किला जीतना नहीं था, ये दुनिया को दिया गया पहला संदेश था कि सह्याद्री की घाटियों में एक नई ताकत जन्म ले चुकी है। तोरणा के बाद उसका नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा गया, जैसे किला भी कह रहा हो, अब ये कहानी रुकने वाली नहीं। तोरणा के अंदर जो धन और सामान मिला, शिवाजी ने उसे अपनी ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया। उस धन का इस्तेमाल नए किले मजबूत करने, सेना को संगठित करने और स्वराज्य की बुनियाद को मजबूत करने में हुआ। यहीं एक लीडर और एक शासक के बीच का फर्क नजर आता है। जो सिर्फ जीत के बारे में सोचता है, वो आज जीत सकता है, लेकिन जो बुनियाद के बारे में सोचता है, वो सदियों तक याद रखा जाता है। हर जीत के साथ एक नया खतरा भी पैदा हो रहा था। आदिल शाही के दरबार में सवाल उठने लगे, ये जवान लड़का आखिर चाहता क्या है? कुछ लोगों ने उसे एक छोटा सा बाग ही समझा, कुछ ने सोचा कि ये जोश कुछ ही दिन में ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि शिवाजी किसी गुस्से का नाम नहीं थे, वो एक सोची समझी योजना का नाम थे। शिवाजी ने कभी जल्दी में पूरी दुनिया जीतने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर कदम नाप कर रखा, हर फैसले के पीछे एक लंबी सोच थी। वो जानते थे कि अगर जड़ मजबूत हो तो आंधी कितनी भी बड़ी हो, पेड़ टिक सकता है। इसीलिए उन्होंने पहले लोगों का भरोसा जीता, फिर पहाड़ों को अपना साथी बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे स्वराज्य का नक्शा तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान राजगढ़ का निर्माण भी उनके सपने का एक बड़ा हिस्सा बना। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये उस विचार का प्रतीक थी कि स्वराज्य अब कल्पना नहीं, हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। सह्याद्री की हवा बदल रही थी।
लोग चुपके चुपके एक दूसरे से कहने लगे थे, शिवाजी महाराज कुछ अलग हैं, शायद सच में बदलाव आ सकता है। लेकिन हर उभरते हुए सूरज को देखकर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ उसकी रोशनी से घबरा जाते हैं। आदिल शाही के दरबार में भी अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ एक नौजवान का सपना नहीं रहा। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो कल ये पूरे दक्षिण की ताकत का संतुलन बदल देगा। और इसी एहसास के साथ शिवाजी महाराज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें पहली बार सीधे दक्षिण की बड़ी ताकतों के सामने खड़ा कर देगा। अब कहानी सिर्फ किले जीतने की नहीं थी, अब कहानी थी अपने सपने को बचाने की। हर बड़े सपने की एक कीमत होती है और स्वराज्य का सपना भी अब अपनी कीमत मांगने लगा था। तोरना और राजगढ़ के बाद सह्याद्री की हवा बदल चुकी थी। गांव के लोग चुपके चुपके एक ही नाम लेने लगे थे, शिवाजी। किसी के लिए वो एक जवान सरदार थे, किसी के लिए एक उम्मीद और कुछ लोगों के लिए एक खतरा। बीजापुर की आदिल शाही अब इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दरबार में सवाल उठने लगे, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? कुछ लोगों ने कहा, थोड़ी सी फौज लेकर निकला है, कुछ दिन में खुद ही थक जाएगा। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आने लगा कि शिवाजी किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक विचार के लिए लड़ रहे थे। और इतिहास गवाह है, तलवार से इंसान को हराया जा सकता है, लेकिन एक विचार को नहीं। शिवाजी महाराज ने अपनी शुरुआती जीतों के बाद एक बहुत अलग रास्ता चुना। उस समय कई शासक जीते हुए इलाकों से भारी कर वसूल करते थे, लोगों पर दबाव बनाते थे और अपनी ताकत दिखाते थे। लेकिन शिवाजी ने समझा कि अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो स्वराज्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिए कि आम लोगों, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जंग दुश्मन से थी, अपनी प्रजा से नहीं। ये फैसला सिर्फ नीति नहीं था, ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा था। उन्होंने समझा था कि एक राजा की असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। और जब लोग किसी लीडर पर अपना विश्वास रख देते हैं, तब वो उसके लिए सिर्फ लड़ते नहीं, उसके सपने को अपना सपना बना लेते हैं। धीरे धीरे सह्याद्री के मावल प्रदेश के नौजवान शिवाजी के साथ जुड़ने लगे। ये लोग किसी बड़े महल में पैदा नहीं हुए थे, ये पहाड़ों के बीच बड़े हुए थे। उनके पैर पत्थरों पर चलने के आदी थे। उन्हें हर घाटी, हर जंगल और हर छोटे रास्ते की जानकारी थी। शिवाजी ने इनकी इसी ताकत को पहचाना। उन्होंने इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उनकी प्राकृतिक क्षमता को ही अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। यहीं से एक नई युद्ध नीति जन्म लेने लगी। आज हम इसे गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन शिवाजी के लिए यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह जमीन को समझने की कला थी। वो जानते थे कि जब दुश्मन तुमसे कई गुना बड़ा हो, तब उसकी ताकत के हिसाब से नहीं, उसकी कमजोरी के हिसाब से लड़ना चाहिए। सीधी टक्कर देना बहादुरी हो सकती है, लेकिन हर बार समझदारी नहीं होती। सोचो एक पल के लिए, एक तरफ हजारों सिपाही, दूसरी तरफ कुछ 100 मावले। अगर वो मैदान में आम जंग लड़ते तो शायद पहले ही दिन हार जाते, लेकिन शिवाजी ने जंग का मैदान ही बदल दिया। कब हमला करना है, कहां से करना है, कितनी देर लड़ना है और कब वापस पहाड़ों में गायब हो जाना है। दुश्मन जब तक समझता कि हुआ क्या है, तब तक मराठा सैनिक हवा की तरह निकल चुके होते। इसी दौरान शिवाजी महाराज ने एक और बात पर बहुत जोर दिया, जानकारी। हर किला, हर बाजार और हर रास्ते की खबर उन तक पहुंचती थी। विश्वसनीय सूचना के बिना कोई भी सेना अंधेरे में चलती है। इसलिए उन्होंने अपना सूचना तंत्र मजबूत किया। हर फैसला जल्दी नहीं, सही जानकारी के बाद लिया जाता था। यहां एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। ज्यादातर लोग लीडरशिप को सिर्फ सामने खड़े होकर भाषण देना समझते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की लीडरशिप बिल्कुल अलग थी। वो पहले सुनते थे, फिर समझते थे और उसके बाद फैसला करते थे। शायद इसीलिए उनके फैसलों में जल्दबाजी कम और दूरअंदेशी ज्यादा होती थी। उनकी मां जीजाबाई हर जीत पर खुश जरूर होती होंगी, लेकिन उन्हें एक बात का एहसास भी था, जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी आती है। हर नए किले के साथ दुश्मनों की नजर और तेज हो रही थी। बीजापुर के दरबार में अब शिवाजी का नाम सिर्फ एक बागी के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरते हुए खतरे के रूप में लिया जाने लगा था। शिवाजी खुद भी जानते थे कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई ही नहीं है। किले जीतना एक बात थी, उन्हें बचाए रखना दूसरी, और सबसे मुश्किल काम था अपने लोगों के हौसले को जिंदा रखना। इसलिए वो अक्सर अपने सैनिकों के बीच जाते, उनसे बात करते, उनकी परेशानी सुनते।
उनके लिए सेना सिर्फ हुक्म मानने वाले लोग नहीं थी, वो एक परिवार थी। समय बीतता गया, स्वराज्य की नींव मजबूत होती गई, लेकिन हर मजबूत नींव एक दिन किसी बड़े तूफान का सामना करती ही है। दक्षिण की सियासत में अब एक नाम बार बार गूंजने लगा था, शिवाजी। और इसी नाम को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए बीजापुर ने एक ऐसे सेनापति को चुना जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सरदारों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। उसका नाम था अफजल खान। कहते हैं उसकी लंबाई, उसकी ताकत और उसकी कठोरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। उसने कसम खाई कि वो शिवाजी को या तो जिंदा पकड़ कर लाएगा या उनका अंत कर देगा। बहुत लोगों को लगा कि अब एक जवान मराठा नेता की कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय अभी शुरू हुआ भी नहीं था। अगला अध्याय सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं होगा, ये दो सोच की टक्कर होगी। एक तरफ अहंकार और संख्या बल, दूसरी तरफ धैर्य, योजना और असंभव को संभव बना देने का साहस। और प्रतापगढ़ की पहाड़ियां इस मुलाकात की गवाह बनने वाली थीं। सह्याद्री की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग जानते थे कि इस बार सामने कोई आम दुश्मन नहीं था। बीजापुर की आदिल शाही ने अपना सबसे अनुभवी और प्रभावशाली सेनापति भेजा था, अफजल खान। उसके साथ एक बड़ी सेना थी, घोड़े, हाथी, तोपे और अनुभव। कई लोगों को लगने लगा था कि अब तक जो कुछ शिवाजी महाराज ने खड़ा किया है, शायद वो इसी तूफान में बिखर जाएगा। अफजल खान सिर्फ युद्ध जीतना नहीं चाहता था, वो शिवाजी महाराज का हौसला तोड़ना चाहता था। इतिहास के कई वर्णन बताते हैं कि उसकी यात्रा के दौरान मंदिरों और स्थानीय प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे मराठा पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। उसका संदेश साफ था, बाहर आओ, मैदान में लड़ो, देखते हैं तुम्हारा स्वराज्य कितनी देर टिकता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने वो गलती नहीं की जो अक्सर जवान नेता कर बैठते हैं। उन्होंने गुस्से में फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ बैठकर हर संभावना पर विचार किया, हर रास्ते को देखा, हर खतरे को समझा, क्योंकि वो जानते थे कि एक राजा की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं होती, बल्कि अपने सपने को बचाना होती है। प्रतापगढ़ का किला और उसके आसपास की पहाड़ियां उन्हें अच्छी तरह मालूम थी। जमीन उनकी दोस्त थी, जंगल उनका साथी था, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि जंग दुश्मन की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर लड़ी जाएगी। इस दौरान संदेशों का आदान प्रदान हुआ, मुलाकात का प्रस्ताव आया। दोनों पक्षों के बीच यह तय हुआ कि दोनों नेता सीमित सुरक्षा के साथ मिलेंगे। बाहर से देखने पर यह एक शांति बैठक लग रही थी, लेकिन दोनों तरफ शक भी था और तैयारी भी। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय साथियों को स्पष्ट निर्देश दिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो खून नहीं बहेगा, लेकिन अगर धोखा हुआ तो हर पल का जवाब तैयार होना चाहिए। ये उनकी लीडरशिप का एक और पहलू था। वो कभी सिर्फ एक ही परिणाम मानकर नहीं चलते थे, हर संभावित परिस्थिति के लिए योजना बनाते थे। मुलाकात का दिन आ गया। प्रतापगढ़ के नीचे एक शामियाना तैयार किया गया। दोनों पक्षों के सैनिक कुछ दूर रुक गए। कुछ ही पलों में दो ऐसे व्यक्ति आमने सामने थे जिनके फैसले दक्षिण भारत की राजनीति बदलने वाले थे। आगे जो हुआ उसके बारे में अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत कुछ विवरणों में भिन्न है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुलाकात हिंसा में बदल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे और पल भर में तलवारें खिंच गईं। शिवाजी महाराज इस स्थिति के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहना हुआ था। मुलाकात के तुरंत बाद संघर्ष हुआ और कुछ ही क्षणों में अफजल खान गिर चुका था। जैसे ही ये संकेत मिला, प्रतापगढ़ के आसपास छुपे मराठा सैनिक अपनी योजना के मुताबिक सक्रिय हो गए। यहीं से असली युद्ध शुरू हुआ। सह्याद्री की घाटियों में गूंज उठी रणभेरी। मराठा सैनिक अलग अलग दिशाओं से निकले। उन्होंने सीधी टक्कर के बजाय वही किया जिसमें वो माहिर थे, तेज हमला, सही समय और फिर तुरंत अगला कदम। अफजल खान की सेना, जो अपने सेनापति पर निर्भर थी, अचानक बदली हुई स्थिति से जूझने लगी। ये जीत सिर्फ एक सेनापति पर जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। दुनिया को पहली बार गहरा एहसास हुआ कि शिवाजी महाराज को हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। उनकी सेना छोटी हो सकती थी, लेकिन उनकी योजना बड़ी थी। उनके पास कम साधन हो सकते थे, लेकिन उनके फैसले दूर तक देखते थे। प्रतापगढ़ के बाद मराठा सेना का हौसला आसमान छूने लगा। गांवों में लोग खुलकर स्वराज्य की बात करने लगे।
जो लोग कल तक सिर्फ देख रहे थे, आज साथ चलने के लिए तैयार होने लगे। भरोसा बढ़ने लगा कि शायद ये सपना सच हो सकता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने इस जीत को कभी अहंकार नहीं बनने दिया। वो जानते थे कि एक जीत पूरी जंग नहीं होती। इतिहास में कई शासक एक बड़ी सफलता के बाद सावधानी छोड़ देते हैं। शिवाजी महाराज ने उल्टा किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने प्रशासन को और मजबूत बनाना शुरू किया। उनके लिए हर जीत एक नई जिम्मेदारी लेकर आती थी। इस जीत की खबर बीजापुर तक पहुंची। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक शिवाजी को एक जवान बागी समझ रहे थे, अब उन्हें एक गंभीर चुनौती के रूप में देखने लगे। और इसी के साथ एक और बड़ी ताकत की नजर भी उन पर टिक गई। उत्तर में बैठा मुगल साम्राज्य भी अब इस उभरते हुए नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब तक शिवाजी महाराज दक्षिण की सियासत बदल रहे थे। अब उनका सामना उस साम्राज्य से होने वाला था जिसे उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता था। और इस टक्कर का पहला बड़ा नाम था शाइस्ता खान। प्रतापगढ़ की जीत ने सिर्फ एक सेना को नहीं हराया था, उसने एक संदेश पूरे हिंदुस्तान को दे दिया था। सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी ताकत खड़ी हो चुकी है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं था। बीजापुर को झटका लगा, लेकिन इस जीत की गूंज दिल्ली तक भी पहुंच चुकी थी। मुगल दरबार में अब एक नाम बार बार लिया जाने लगा था, शिवाजी। उस समय मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। औरंगजेब को अपनी फौज, अपनी दौलत और अपनी सल्तनत पर पूरा भरोसा था। लेकिन दक्षिण से आती खबरें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थीं। एक छोटा सा मराठा नेता बार बार बड़े बड़े सेनापतियों की योजनाओं को नाकाम कर रहा था। ये सिर्फ सैनिक चुनौती नहीं थी, ये मुगल शान का सवाल बन चुका था। और इसीलिए दक्षिण भेजा गया एक अनुभवी और प्रभावशाली मुगल सेनापति शाइस्ता खान। वो औरंगजेब का रिश्तेदार भी था और मुगल दरबार का बहुत भरोसेमंद आदमी माना जाता था। उसके पास एक विशाल सेना थी। लक्ष्य साफ था, शिवाजी को कुचल दो और स्वराज्य की चिंगारी को वहीं बुझा दो जहां से वो उठी है। शाइस्ता खान धीरे धीरे दक्षिण में आगे बढ़ा। कई इलाकों पर मुगल कब्जा मजबूत होने लगा। अंत में उसने पुणे पर भी अधिकार कर लिया। पुणे, वही जगह जहां शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के अनेक साल बिताए थे। वही लाल महल जहां उनकी मां जीजाबाई ने उनके अंदर स्वराज्य का बीज बोया था, अब मुगल सेना का डेरा बन चुका था। सोचिए उस पल को। किसी भी इंसान के लिए अपना घर सिर्फ ईंट और पत्थर का बना हुआ एक मकान नहीं होता। घर यादों का होता है, बचपन का होता है, परिवार का होता है। और जब कोई उस घर पर कब्जा कर लेता है तो सिर्फ जमीन नहीं छिनाता, यादें भी छिन जाती हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर वही किया जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उन्होंने गुस्से को फैसला नहीं बनने दिया। वो सीधा पुणे पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि मुगल सेना संख्या में कई गुना बड़ी है। अगर वो मैदान की लड़ाई लड़ते तो नुकसान उनके लोगों का होता। इसलिए उन्होंने फिर से बुद्धि को तलवार से आगे रखा। कई दिनों तक तैयारी हुई। विश्वसनीय लोगों से जानकारी ली गई। पुणे के रास्तों का अध्ययन हुआ। कौन सी दीवार कम सुरक्षित है, कौन सा द्वार कब खुलता है, किस पहरेदार की ड्यूटी किस समय बदलती है, हर छोटी बात पर ध्यान दिया गया। यही शिवाजी महाराज की पहचान थी। जंग शुरू होने से पहले ही वो आधी जीत तैयार कर लेते थे। एक रात जब पुणे सो रहा था, कुछ चुने हुए मराठा सैनिक चुपचाप शहर में प्रवेश कर गए। रात का अंधेरा उनका साथी था। उन्हें शोर नहीं मचाना था, उन्हें अपनी ताकत दिखानी नहीं थी, उन्हें सिर्फ एक संदेश देना था, स्वराज्य जिंदा है। वे लाल महल तक पहुंच गए। अचानक हमला हुआ। मुगल कैंप में अफरा तफरी मच गई। इतना अचानक कि कई सिपाही समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। इस हमले में शाइस्ता खान घायल हुआ और उसकी उंगलियां कट गईं। इतिहास के विवरणों के अनुसार वो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हमला जितनी तेजी से हुआ था, उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गया। मराठा सैनिक अपना उद्देश्य पूरा करके वापस निकल गए। जब मुगल सेना पूरी तरह संभी, तब तक शिवाजी महाराज और उनके साथी सह्याद्री की ओर लौट चुके थे। इस घटना का असर सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के दरबार में भी इसकी चर्चा होने लगी। सवाल ये नहीं था कि कितने सिपाही मरे,
सवाल यह था कि मुगल साम्राज्य का एक बड़ा सेनापति अपने ही सुरक्षित कैंप में सुरक्षित क्यों नहीं था। शाइस्ता खान को बाद में दक्षिण से हटा दिया गया और मुगल प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची। यहीं शिवाजी महाराज की लीडरशिप का एक और पहलू सामने आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीत का मतलब होता है दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देना, लेकिन शिवाजी महाराज कई बार दुश्मन के हौसले को तोड़ने को उसकी सेना तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। जब किसी बहुत बड़े साम्राज्य को यह एहसास हो जाए कि वो हर जगह सुरक्षित नहीं है, तब उसका डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। शाइस्ता खान की हार के बाद मराठा सेना का आत्मविश्वास और बढ़ गया, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि लंबी लड़ाई के लिए सिर्फ साहस काफी नहीं होता। सेना को चलाने के लिए धन चाहिए, किलों की मरम्मत के लिए धन चाहिए, हथियारों, घोड़ों और रसद के लिए धन चाहिए। स्वराज्य का सपना सिर्फ वीरता से नहीं, मजबूत अर्थव्यवस्था से भी टिकता है। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी एक ऐसे शहर पर जो उस समय भारत के सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्रों में से एक था, सूरत। मुगल साम्राज्य के लिए सूरत सिर्फ एक शहर नहीं था, वो व्यापार की धड़कन था। और शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि कभी-कभी दुश्मन को हराने का सबसे प्रभावी तरीका उसकी आर्थिक शक्ति को चुनौती देना होता है। लेकिन सूरत की यात्रा सिर्फ धन की कहानी नहीं होगी। वहां एक बार फिर दुनिया देखेगी कि शिवाजी महाराज के लिए युद्ध और लूट एक ही बात नहीं थे। उनके फैसलों के पीछे एक नीति थी, एक मर्यादा थी और एक बड़ा उद्देश्य था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां पूरा हिंदुस्तान देखने वाला था कि एक छोटे से स्वराज्य का सपना दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींद कैसे उड़ा रहा था। सूरत की तरफ बढ़ते हुए शिवाजी महाराज सिर्फ एक सेना के सेनापति नहीं थे, वो एक ऐसे शासक थे जो समझ चुके थे कि लंबी लड़ाई सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीती जा सकती। हर सेना को अन्न चाहिए, हर किले को मरम्मत चाहिए, हर सिपाही को रसद चाहिए और स्वराज्य को मजबूत आर्थिक बुनियाद की जरूरत थी। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत की ओर कदम बढ़ाए। उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। अरब, पर्शिया और यूरोप तक से जहाज उस बंदरगाह पर रुकते थे। मुगल खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसी शहर के व्यापार से जुड़ा हुआ था। जब शिवाजी महाराज सूरत पहुंचे तो शहर में अफरा तफरी मच गई। कई अमीर व्यापारी अपना धन छुपाने लगे, कई लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। लेकिन इस अभियान के बारे में एक बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कई ऐतिहासिक वर्णन इस बात का जिक्र करते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को आम लोगों, महिलाओं और धार्मिक स्थलों के प्रति संयम रखने के निर्देश दिए। युद्ध का उद्देश्य मुगल आर्थिक शक्ति को चुनौती देना था, न कि निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना। सूरत से प्राप्त धन ने स्वराज्य को नए साधन दिए, किलों की मजबूती बढ़ी, सेना और प्रशासन को सहारा मिला। लेकिन मुगल दरबार में इस घटना ने गहरी चिंता पैदा कर दी। औरंगजेब के लिए अब शिवाजी महाराज सिर्फ दक्षिण का एक स्थानीय नेता नहीं रहे थे, वो एक ऐसा शासक बन चुके थे जो मुगल साम्राज्य के गौरव को खुली चुनौती दे रहा था। इसके बाद मुगलों ने एक नई योजना बनाई। इस बार सिर्फ बल का प्रयोग नहीं किया गया, राजनीति को भी उतनी ही अहमियत दी गई। दक्षिण भेजे गए मुगल साम्राज्य के अनुभवी सेनापति और राजपूत शासक मिर्जा राजा जयसिंह, वो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक महान रणनीतिज्ञ भी थे। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को हल्का नहीं समझा। उन्होंने समझा कि इस संघर्ष का समाधान सिर्फ तलवार से नहीं निकलेगा। एक तरफ मुगल सेना लगातार दबाव बना रही थी, दूसरी तरफ कई किले घेरे जा रहे थे। सबसे कठिन परिस्थिति पुरंदर के किले पर बनी। पुरंदर की लड़ाई ने दोनों पक्षों को थका दिया। मराठा सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन स्थिति कठिन होती जा रही थी। शिवाजी महाराज के सामने एक कठोर फैसला था। क्या हर किला बचाने के लिए अपनी पूरी सेना दांव पर लगा दी जाए, या कुछ समय के लिए पीछे हटकर स्वराज्य के बड़े सपने को बचाया जाए? यहीं एक महान लीडर और एक जिद्दी योद्धा का अंतर समझ आता है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, कभी कभी वो अगले कदम की तैयारी होती है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने कुछ किले मुगलों को सौंपने स्वीकार किए। ये फैसला कई लोगों को उस समय कड़वा लगा होगा। कुछ लोगों ने शायद इसे कमजोरी समझा होगा, लेकिन शिवाजी महाराज की नजर सिर्फ आज पर नहीं थी,
वो कल को देख रहे थे। संधि की एक शर्त के तहत शिवाजी महाराज को आगरा जाकर औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना था। बहुत लोगों ने उन्हें मना किया। बहुत लोगों को डर था कि मुगल दरबार में जाना सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि वो जाएंगे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत से दक्षिण के लिए एक बेहतर रास्ता निकलेगा। शायद वो मुगल इरादों को खुद समझना चाहते थे। 1666 आगरा, वही शहर जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। दरबार सज चुका था। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए राजा, मनसबदार और उमराव अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा था। शिवाजी महाराज भी अपने पुत्र संभाजी के साथ दरबार में पहुंचे। लेकिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। दरबार में शिवाजी महाराज को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। उन्हें उन सरदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया जिसे वो अपने दर्जे के अनुरूप नहीं मानते थे। इतिहास के वर्णन बताते हैं कि इससे शिवाजी महाराज गहरे रूप से आहत हुए। उन्होंने अपनी असहमति स्पष्ट की और दरबार छोड़ दिया। औरंगजेब ने इसे अपमान माना। इसके तुरंत बाद शिवाजी महाराज को खुले रूप से कैद तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। उनके आसपास मुगल पहरा बढ़ा दिया गया। बाहर जाना सीमित हो गया। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई, शिवाजी महाराज आगरा में नजरबंद हैं। कई लोगों को लगा यहीं कहानी खत्म हो जाएगी। एक छोटे से स्वराज्य का सपना शायद मुगल दरबार की दीवारों के बीच ही दम तोड़ देगा। लेकिन इतिहास कभी-कभी सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त लेता है जब दुनिया मान लेती है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। और आगरा की उन्हीं दीवारों के बीच शिवाजी महाराज एक ऐसी योजना बना रहे थे जिसे सुनकर आज भी इतिहासकार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगला अध्याय सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है। वो बुद्धि, धैर्य और असंभव को संभव बना देने की कहानी है। आगरा की उन दीवारों के अंदर शिवाजी महाराज को नजरबंद रख दिया गया था। बाहर मुगल पहरेदार थे, अंदर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। औरंगजेब को पूरा यकीन था कि इस बार सह्याद्री का शेर उसके कब्जे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। शायद उसने सोचा होगा कि तलवार से ना सही, कैद से स्वराज्य का सपना खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल गया था, कुछ लोग दीवारों में बंद हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को कभी कैद नहीं किया जा सकता। शिवाजी महाराज ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले स्थिति को समझा। कौन पहरेदार कब बदलता है, किस समय कितनी सख्ती रहती है, कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, हर छोटी बात को धीरे धीरे अपनी योजना का हिस्सा बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब दूसरे लोग घबरा जाते थे, तब शिवाजी महाराज देखते थे, समझते थे और फिर फैसला करते थे। इतिहास के विवरणों के अनुसार धीरे धीरे उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, दरबार में जाना कम कर दिया, बाहर दान के लिए फल और मिठाइयों की टोकरियां भेजने की अनुमति मांगी गई। पहले पहरेदार हर टोकरी को बहुत ध्यान से देखते थे, फिर धीरे धीरे ये रोज का हिस्सा बन गया। आदमी अक्सर उस चीज पर शक करना छोड़ देता है जो रोज उसकी आंखों के सामने होती है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। आगरा की नजरबंदी टूट गई। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी मुगल निगरानी से निकल गए। उनके बच निकलने के तरीके के बारे में इतिहास में अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ लोकप्रिय कहानियां मिठाइयों की टोकरियों का जिक्र करती हैं, जबकि इतिहासकार इस पूरी घटना के कुछ पहलुओं पर अलग राय रखते हैं। लेकिन एक बात पर इतिहास सहमत है, मुगल साम्राज्य की सख्त निगरानी के बावजूद शिवाजी महाराज आगरा से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। जब औरंगजेब को इस बात की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदेश निकले, रास्ते बंद किए गए, तलाश शुरू हुई। लेकिन जिस इंसान ने बचपन से सह्याद्री के हर रास्ते को दोस्त बना लिया हो, उसके लिए सिर्फ तलवार चलाना ही कला नहीं होती, जिंदा बचकर लौटना भी एक कला होती है। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद शिवाजी महाराज फिर दक्षिण पहुंच गए। सह्याद्री की हवा जैसे एक बार फिर से जी उठी। गांव-गांव में खबर फैल गई, महाराज लौट आए। ये सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी, ये विश्वास की वापसी थी, ये उस सपने की वापसी थी जिसे लोग खत्म समझ बैठे थे। और इसी पल से स्वराज्य का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। आगरा की घटना के बाद शिवाजी महाराज पहले से भी ज्यादा सावधान हो गए। उन्होंने समझा कि अगर स्वराज्य को लंबी उम्र देनी है तो उसे सिर्फ जीतना नहीं, मजबूत भी बनाना होगा। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान प्रशासन पर और ज्यादा केंद्रित किया।
किलों की सुरक्षा, सेना की पुनर्व्यवस्था, राजस्व प्रणाली और स्थानीय प्रशासन को नए रूप में संगठित किया गया। उनके लिए राजा होना सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। राजा होना मतलब था न्याय देना। राजा होना मतलब था अपनी प्रजा को सुरक्षा देना। राजा होना मतलब था ऐसा राज बनाना जहां आम इंसान को अपनी इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिले। इसी दौरान शिवाजी महाराज ने समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि जो शक्ति समुद्र को नजरअंदाज करती है वो अपने व्यापार और सुरक्षा दोनों को कमजोर कर देती है। इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों में किले मजबूत किए गए और एक संगठित मराठा नवल फोर्स की बुनियाद रखी गई। ये उस समय के लिए एक दूरदंदेशी भरा कदम था। सालों की मेहनत, संघर्ष और अनेक बलिदानों के बाद वो दिन भी आया जिसका इंतजार सिर्फ शिवाजी महाराज नहीं, उनके साथ चलने वाले हर व्यक्ति ने किया था। 1674 रायगढ़। सह्याद्री के आसमान में शंख की ध्वनि गूंज रही थी। राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग रायगढ़ पहुंच रहे थे। मंदिरों में प्रार्थना हो रही थी। सेना गर्व से खड़ी थी। और उस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति के रूप में अभिषिक्त किया गया। ये सिर्फ एक राज तिलक नहीं था, ये एक सपने का जन्म था। वही सपना जो कभी रायनेश्वर के एक छोटे से मंदिर में कुछ जवानों के संकल्प से शुरू हुआ था। आज वो सपना पूरे स्वराज्य के रूप में दुनिया के सामने खड़ा था। लेकिन हर शिखर के बाद एक और जिम्मेदारी शुरू होती है। छत्रपति बनना अंत नहीं था, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और शिवाजी महाराज की जिंदगी का आखिरी अध्याय दुनिया को यह दिखाने वाला था कि एक महान लीडर की पहचान उसकी जीतों से नहीं, उसकी छोड़ी हुई विरासत से होती है। रायगढ़ पर राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज के पास वो सब कुछ था जिसके लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया था। लेकिन उनके लिए राजगद्दी कभी मंजिल नहीं बनी, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपना अधिक समय स्वराज्य को मजबूत बनाने में लगाया, प्रशासन को व्यवस्थित किया, राजस्व प्रणाली को सुधारा, किलों को और मजबूत किया, सेना को नए रूप में संगठित किया, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाना चाहा जहां प्रजा का सम्मान किसी भी विजय से बड़ा हो। उनकी सेना के लिए नियम स्पष्ट थे। महिलाओं का अपमान नहीं होगा, निर्दोष लोगों को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, धार्मिक स्थलों के प्रति मर्यादा रखी जाएगी। हर युद्ध के पीछे एक राजनीतिक और सुरक्षा का उद्देश्य होगा, न कि अंधी हिंसा। इतिहास के विभिन्न स्रोत इन नीतियों का अलग अलग विवरण देते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की छवि एक ऐसे शासक की बनी जिसके लिए अनुशासन और जिम्मेदारी बहुत मायने रखती थी। लेकिन जिंदगी हर महान इंसान से एक ही सवाल पूछती है, जब सपना पूरा हो जाए तब तुम उस सपने को अपने बाद कैसे जिंदा रखोगे? शिवाजी महाराज भी इसी चुनौती का सामना कर रहे थे। स्वराज्य सिर्फ एक व्यक्ति पर टिक नहीं सकता था, उसे ऐसे संस्थाओं, ऐसे लोगों और ऐसे मूल्यों की जरूरत थी जो उनके बाद भी जीवित रहें। इसी सोच ने उन्हें सिर्फ एक विजेता नहीं, एक नेशन बिल्डर बना दिया। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़। सह्याद्री की वही हवा, वही पहाड़, वही किले, लेकिन इस बार माहौल अलग था। छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से विदा ले चुके थे। खबर आग की तरह फैल गई। गांव से लेकर किले तक, सैनिकों से लेकर आम लोगों तक, हर जगह एक ही एहसास था, जैसे किसी ने घर का सबसे मजबूत स्तंभ छीन लिया हो। बहुत लोगों ने सोचा होगा, अब स्वराज्य का क्या होगा? क्या एक सपना अपने सपने देखने वाले के बिना जिंदा रह सकता है? लेकिन शायद वही किसी महान लीडर की असली पहचान होती है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीता, वो अपने बाद भी लोगों को जीने का एक तरीका दे जाता है। शिवाजी महाराज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके बाद भी मराठा शक्ति बढ़ती रही। संघर्ष आए, हार और जीत दोनों आई, लेकिन स्वराज्य का बीज जो एक दिन शिवनेरी के पास एक बच्चे के मन में उगा था, उसे कोई मिटा नहीं सका। आज जब हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो अक्सर हमें उनकी तलवार या उनकी जीत याद आती है, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दूर की सोच, सही समय पर सही फैसला, अपने लोगों पर विश्वास और सबसे बढ़कर एक ऐसा सपना देखने की हिम्मत जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन कह रही थी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ इतिहास की नहीं, हम सब की भी है। हर इंसान की जिंदगी में एक आगरा आता है, एक ऐसा पल जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक प्रतापगढ़ आता है, जहां हिम्मत और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। हर इंसान की जिंदगी में एक रायरेश्वर आता है,
जहां उसे फैसला करना पड़ता है कि वो डर के साथ जिएगा या अपने सपने के साथ। शिवाजी महाराज हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाते, वो हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं, जिम्मेदारी उठाना होता है। वो सिखाते हैं कि बड़े सपने देखने से पहले बड़ा चरित्र बनाना पड़ता है। वो सिखाते हैं कि जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब गुस्से से नहीं, तैयारी से जवाब देना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात, वो सिखाते हैं कि असली आज़ादी सिर्फ ज़मीन की नहीं होती, असली आज़ादी सोच की होती है। जिस दिन इंसान डर के बजाय अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लेना शुरू कर देता है, उस दिन उसके अंदर भी एक छोटा सा स्वराज्य जन्म लेता है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक राजा कहना उनकी कहानी को छोटा कर देना होगा। वो एक विजन थे, एक सोच थे, एक जिम्मेदारी थे, एक ऐसा नाम जिसने हमें याद दिलाया कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। आज सदियों बाद भी सह्याद्री के उन किलों पर हवा वैसे ही चलती है, रायगढ़ की दीवारें आज भी खड़ी हैं, प्रतापगढ़ आज भी उन पहाड़ों को देख रहा है। और जब कोई उन पत्थरों को हाथ लगाता है तो शायद वो सिर्फ इतिहास को नहीं छूता, वो एक सपने को महसूस करता है, एक ऐसे सपने को जो हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक इंसान की हिम्मत, एक मां की परवरिश और एक सच्चा विजन पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर विरासत है, यही स्वराज्य का अर्थ है, और शायद यही द भारत कोड का भी संदेश है। हिस्ट्री डिकोडेड, ग्रेटनेस अनलॉक्ड। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी ने आज आपके अंदर भी जिम्मेदारी, साहस और एक बड़ा सपना जगाया है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वराज्य। कभी-कभी एक शब्द ही काफी होता है ये बताने के लिए कि कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस भी की गई।